है उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, आदमपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। 3 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 6 नवंबर को मतगणना होगी, चुनाव परिणाम आएगा। तो एक तरफ पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो है ही, लेकिन आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी सबकी निगाहें टिकी है। तो 3 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, 6 नवंबर को मतगणना होगी। दावे आदमपुर बाय इलेक्शन को लेकर पहले से जीत गई है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और साथ ही दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर यह कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को मतगणना और मतगणना के बाद चुनाव परिणाम सबके सामने होंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता रहे कुलदीप बिश्नोई की ओर से पार्टी छोड़ने और बीजेपी का दामन थामने के चलते आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर तारीख आ चुकी है। 3 नवंबर को पोलिंग और उसके बाद 6 नवंबर को वोट काउंटिंग यानी मतगणना होने वाली है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी, आदमपुर की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, आदमपुर बाय इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। बिल्कुल ज्योति, देखिए आदमपुर बाय इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कहीं ना कहीं बात की जाए तो 3 नवंबर को जो है वो आदमपुर जो इलेक्शन है वो होने वाला है, चुनाव होंगे और 6 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी। अगर इससे पहले की अगर बात की जाए तो जो गजट नोटिफिकेशन है वो 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 14 अक्टूबर को जो लास्ट डेट नॉमिनेशन की होगी वो होगी और स्क्रूटनी की डेट जो है वो 15 अक्टूबर होने वाली है और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कैंडिडेट जो है 17 अक्टूबर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आदमपुर जो चुनाव होने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को चुनाव होगा और 6 नवंबर को काउंटिंग जो है वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। जी रवि, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि देखिए, भजनलाल परिवार की बेहद मजबूत ये सीट मानी जाती है और कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में आने पर की सीट खाली हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार आदमपुर सीट की अगर बात की जाए तो भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। आदमपुर लगातार लंबे अरसे से ही भजनलाल परिवार का उस सीट पर कब्जा है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे। इससे पहले अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका जो बनाई थी उससे उस पार्टी से भी हजका से आदमपुर से इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं जीत मिली थी। और रही आदमपुर की बात तो लगातार जिस प्रकार की कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के लिए ये कहते आए हैं, ये मेरा चुनावी जो क्षेत्र नहीं है, ये मेरा अपना घर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की जो राहें हैं वो थोड़ी सी आसान नजर आती हैं, क्योंकि लगातार लंबे अरसे से भजनलाल परिवार की तरफ से वहां से राजनीति की जाती थी। जब भजनलाल चीफ मिनिस्टर होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, तब भी उस इलाके का अलग से विकास की जो बात है वो निकल करके सामने आती थी। अब देखना ये होगा कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कुलदीप बिश्नोई वहां किस प्रकार से प्रदर्शन कर पाते हैं। लगातार कुलदीप बिश्नोई कहते आए हैं कि लगातार हमने इस हल्के का विकास कराया है। उस समय से जो विकास है विपक्ष में रहने के चलते वो नहीं हो पाया। अब कहीं ना कहीं वो सरकार का साथ देने जा रहे हैं, सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके साथ मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा रवि, देखिए कुलदीप बिश्नोई को लेकर तो क्लियर है कि वो तो है ही मैदान में, लेकिन दूसरे दल किसे सामने लेकर आते हैं? चूंकि उनको लेकर, उनके बेटे को लेकर, ठीक है उनके परिवार से ही इलेक्शन लड़ा जाना है, लेकिन उनके सामने कौन? कांग्रेस पार्टी किसे लेकर आती है, इनेलो पार्टी किसे लेकर आती है, देखना ये भी होगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में 2 जो नाम हैं ऐसे हैं वो रह करके सामने आ रहे हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हैं, जेपी हैं, वो उनका नाम सामने आ रहा था। उसके साथ साथ संपत सिंह जो पूर्व मंत्री थे, उनका भी नाम कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है। उन्होंने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संपत सिंह ने कांग्रेस इसीलिए ज्वाइन की है कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस जो है संपत सिंह को आदमपुर से चुनाव लड़ा सकती है। नलवा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आदमपुर के साथ लगती जगह है और ये कांग्रेस का ये मानना है कि संपत सिंह एक बेहतर जो कैंडिडेट है वो हो सकते हैं। और जेपी की बात करें तो जेपी भी पहले आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो एक अच्छा वोट बैंक उनके पास भी वहां से है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी ज्योति वहां से निकाले जाएंगे, किस प्रकार से क्या समीकरण बैठते हैं, जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे। आईएनएलडी की तरफ से भी देखा जाएगा कौन सा चेहरा वहां उतारा जाता है। रही इस बार आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं दावा ठोकती हुई नजर आ रही है कि इस बार आदमपुर चुनाव में जो है वो भी ताल ठोकेंगे
और देखने वाली बात ये होगी किस प्रकार से जातीय समीकरण बढ़ाए जाते हैं, किस प्रकार से क्षेत्रीय समीकरण जो है उनको टटोला जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं लगातार आदमपुर के इलेक्शन के लिए काम करती हुई नजर आई है। सबसे ज्यादा मेहनत की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है, लगातार ये दावा करती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो है तो तमाम जो आदमपुर के जो लोग हैं वो नजर लगाए बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए शिक्षा स्वास्थ्य की जो वो बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं, तो वो उस प्रकार का मॉडल लागू करने की बात लगातार यहाँ भी की जा रही है। और मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत भी हिसार से ही की गई और वहां केजरीवाल भी पहुंचे थे, लेकिन बात यह है कि वर्चस्व तो नजर आता है कि नहीं है आम आदमी पार्टी का, लेकिन देखना यह है कि मुख्य दल जो है हरियाणा के वो किस तरह से बाई इलेक्शन को लेकर अब तैयारियां शुरू करते हैं। चूंकि रवि, दल बदल तो पहले से ही शुरू हो गया था। दल बदल हम देखते हैं बीजेपी ने भी नेताओं को ज्वाइन करवाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में, उदय भान की अगुवाई में कुछ नेताओं को शामिल करवाती है। सभी के अपने दावे अभी से। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार दल बदल की अगर बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग जो है आदमपुर विस्तार से जुड़े जो लोग हैं उनकी करवाना चाहती है। कहीं ना कहीं ये अपना दमखम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनकी पार्टी अब जो है आदमपुर में सक्रिय है और तमाम जो वायदे जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार ने पिछले कई सालों से किए हैं, क्योंकि वहां लगातार विपक्ष में रहने के कारण वो लगातार विपक्षी आरोप लगाता है कि वहां काम नहीं हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका अगर उद्धार करना है तो वो तमाम जो पार्टियां हैं वो आगे आकर एक आदमपुर के लिए विकास का काम करेंगे। और रही बात जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने इस बार पाल ठोकी है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो दल हैं उनका समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावे करती है कि हम जो है लगातार काम कर रहे हैं, समान विकास जो हमने पूरे प्रदेश में कराया है, तो उसमें आदमपुर भी अछूता नहीं है, तो उसको लेकर वो तमाम जो है। आप एक बार फिर से सभी तारीखें और शेड्यूल बता दें कि कब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, स्क्रूटनी कब होनी है और तमाम तारीखें आप बताएं। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर बात की जाए तो गजट नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी होना, शुक्रवार उस दिन पड़ेगा और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 14 अक्टूबर को होगा, उस दिन भी शुक्रवार रहेगा। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी की तो वो 15 अक्टूबर तक होनी है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट को नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 17 अक्टूबर सोमवार रखी गई है और इलेक्शन की डेट जो है 3 नवंबर को रखी गई है, बृहस्पति है। और कहीं ना कहीं डेट ऑफ काउंटिंग जो है 6 नवंबर को रहने वाला है। पूरा जो रिजल्ट है, कौन बाजी मारता है कौन हारता है, तो वो 6 नवंबर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो शेड्यूल है 3 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को काउंटिंग होनी है जी। तो देखिए कुल मिलाकर अब तारीख आ चुकी है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका कि रवि हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर की बात करें तो वोट काउंटिंग होने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आदमपुर बाई इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी में होगा कि ऐलान हो गया कि अब चुनाव की तारीखों का। कितने तैयार हैं आप लोग, कितने तैयार आदमपुर के लिए? ज्योति जी, हम तो तैयार हैं एकदम। हम तो इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव आयोग ने 3 तारीख दे दी है, 3 को फैसला हो जाएगा कि कांग्रेस जीतेगी या अवसरवाद जीतेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, गांव-गांव हमारी टीम बन चुकी है और बहुत लोगों को हमने नई पार्टी में शामिल किया है, जिसमें बिश्नोई परिवार के वर्षों तक जो सदस्य रहे थे, कल वो सैकड़ों लोग ही परसों शामिल हुए हैं। और भाजपा के लोग, इनेलो के लोग, जजपा के लोग, जितने भी विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो सब कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, भजनलाल परिवार का किला माना जाता है कि आदमपुर को परंपरागत सीट है, क्या कोई ऐसा नाम है जो इस किले को भेद पाए या टक्कर भी दे पाए? जी, देखिए टक्कर तो हर बार मिली है। जब भी कुलदीप बिश्नोई क्या तो कांग्रेस से जीते हैं या कांग्रेस से बाहर गए हैं, 2-3 बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, तो हर बार टक्कर तो कांग्रेस ने दी है और तगड़ी टक्कर दी है। भाई कभी वो 10,000 से जीतते हैं, कभी 12,000 से जीतते हैं। इसका मतलब है कांग्रेस ने वहां टक्कर हमेशा उनको दी है। और अब की बार क्योंकि नई परिस्थितियां पैदा हो गई, वो बार बार जिस तरह का पार्टियां बदलते हैं उनके अंदर धैर्य नहीं, इलाके का विकास नहीं हो रहा, उससे लोग छूट गए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके परिवार के समर्थक टूट रहे हैं। और दूसरा ये जो और आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। रवि,
आ रहे हैं आपके पास भी। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका मलिक साहब। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। हालांकि मजबूत उम्मीदवार आपके पास हैं, लेकिन क्या कोई आशंका है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है या फिर हार का सामना भी करना पड़ सकता है? चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि इस बार स्थितियां अलग होने वाली हैं, इस बार अवसरवाद को जनता हराने वाली है वहां पर। जनता क्या करने वाली है, जनता क्या करेगी? जनता मालिक है, जनता सब कुछ कर सकती है और उसमें किसी को भी ये सोचनी नहीं चाहिए बात कि जनता का मानस हमारी बकौती है। लेकिन मैं आज एक छोटा सा विषय आपके माध्यम से हरियाणा में, क्योंकि आपको बहुत सुना जाता है, देखा जाता है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पिता और पुत्र दोनों को कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज दिया था। क्या वो ये समझते हैं कि उनके अंदर इतना दमखम है, हुड्डा साहब सीनियर और हुड्डा साहब जूनियर के अंदर, कि आदमपुर से चुनाव लड़े? और अगर नहीं है तो चौधर के लिए छाती ठोकने वालों को घर में चूड़ियां पहन के बैठ जानी चाहिए। नहीं, ये क्या भाषा है मलिक साहब? देखिए, ये क्या भाषा है, चूड़ियां पहन के बैठ जानी चाहिए? कोई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोली है। नहीं, फिर भी ये ठीक है आपके उम्मीदवार। मैंने ये पूछा कि ये कह रहे हैं कि अवसरवाद, चूंकि बिश्नोई अपने स्वार्थ के लिए, इनका आरोप है, पार्टी को छोड़कर गए हैं। हुड्डा साहब ने कहा से कम है। और मैं अगर कोई बात कही है, मैंने ना कोई अनपॉलिटिकल बात कही है, ना मैंने कोई अनडेमोक्रेटिक बात करी है, ना मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी है। मैंने तो एक स्पष्ट रूप से बोला है कि जो व्यक्ति हरियाणा की ठेकेदारी का दमखम भरते हैं वो कम से कम लड़के तो दिखाएं। अपने आप नहीं लड़ सकते तो लड़के को लड़ाएं। आप चैलेंज कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को? ठीक है, दोनों इकट्ठे खड़े होकर लड़ लेना। विद्रोही साहब आप हैं फोन लाइन पर? वेद प्रकाश विद्रोही जी आप हैं फोन लाइन पर? जी हाँ, हूँ जी। भूपेंद्र हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा लड़कर दिखाएं, ये सीधा चैलेंज किया गया के? जी। जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही थी। तब भी हमने भी चैलेंज किया था उनकी बात के जवाब में कि वो लड़े बड़ौदा से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ लेंगे। मुख्यमंत्री जी तो नहीं लड़े। इस तरह के चैलेंज राजनीति में दिए जाते रहे हैं। शायद रमन जी याद कर ले, पता नहीं कितनी बार एक नेता दूसरे नेता को चैलेंज देते रहते हैं। अब हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, आपके पास ताकत है, आपकी सरकार है और आपके पास बहुत तथाकथित लोकप्रिय बड़े जनाधार के नेता कुलदीप बिश्नोई जी है, वो हमारे साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे। आप चैलेंज तो हमें क्या देंगे? चैलेंज का फैसला तो जनता करेगी। ये तो बेकार की बात है। आप जिसे चाहे टिकट दें, ये आपका अधिकार है। हम किसको टिकट देते हैं ये हमारा अधिकार है। मैं समझता हूँ राजनीति में ये चैलेंजबाजी से कुछ नहीं होता है। चैलेंज देने से क्या होता है? मलिक साहब, अपने उम्मीदवार को जिता लीजिए। सरकार को 3 साल होने वाले हैं, है ना? और तीसरा बाई इलेक्शन होगा। किन्हीं भी कारणों से आप 2 बाई इलेक्शन हारे थे, आपकी पार्टी गठबंधन दोनों बाई इलेक्शन हारा था। इस बार तो कम से कम अच्छी बात होगी कि मजबूत उम्मीदवार आप लोगों के पास थे। देखिए, मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ। ये जो अभी बहुत ज्यादा बोला जा रहा है ना कांग्रेस की तरफ से और हुड्डा कैंप की कांग्रेस की तरफ से, मैं इनको याद दिलाता हूँ, ये वही कुलदीप बिश्नोई, वही हरियाणा की जनहित कांग्रेस थी जिसके 5 विधायक चोरी करके 5 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार चलाई थी। अगर ऐसा नहीं हो तो बताएं। और जो विसाखियों पे चल चुका हो उसको ये बोलना कि जी मैं अपने आप में कदम खाऊं, वो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वो भी विसाखियों में चुरा के चलाई थी, तो हमारे को ना सिखाए। हाँ, जनता का जो मानस होगा, जनता का आशीर्वाद, जनता का मानस सर आंखों पे, और हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारी जनता है, हम बोलते हैं हम जनता के हैं। और यही फर्क है। वो दिल्ली में राज गरमाने जा रहे हैं। अच्छा, यूं तो देखिए पार्टी संगठन को तय करना है, लेकिन मलिक साहब अगर आप जानकारी दे पाए या जानकारी देना चाहें, अभी विद्रोही जी अभी आ रही हूँ मैं, अभी आपसे ही पूछूंगी। मलिक साहब अगर आप बताना चाहें कि कुलदीप बिश्नोई मैदान में होंगे
या उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है, ये किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होगा। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड को उचित लगेगा, जो छोटी छोटी बैठेगी, बड़ी दुनिया बैठेंगी, पूरा प्रकरण होगा, उसके बाद चूज करा जाता है। और ये हमारा एक हमेशा से रहा है कि हम हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो करते और ठीक है। ये तो मैंने पहले ही कहा कि प्रक्रिया रहती है। जी जी नहीं, देखिए दिक्कत क्या होती है कि सर्वोत्तम टिकट के लिए हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता, सिर्फ कांग्रेस में होता है। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि कांग्रेस के लोग जो मक्खन है वो नहीं निकालते, उसमें नींबू निचोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, रमन जी ने कहा, शायद रमन जी की याददाश्त कुछ कमजोर हो गई, मैं ताजा कर देता हूँ। आपने तो रमन जी अरुणाचल में पूरी सरकार चुरा ली थी, आपका एक भी विधायक नहीं था। आपने मणिपुर के अंदर पूरी सरकार चुरा ली थी, आपने गोवा के अंदर सरकार चुरा ली थी, आपने उत्तराखंड में सरकार चुराई, और ताजा आपने मध्य प्रदेश में सरकार चुराई, और आपने कर्नाटक में सरकार चुराई। आप हम पर आरोप लगाने से पहले, मेरे तो पता नहीं आपने कितने खरीदे हैं, आप हम पर आरोप लगाने से पहले अपना भी विश्लेषण कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं। हमने तो कम से कम, हमारे पास तो जब कुलदीप बिश्नोई जी आए 48 एमएलए थे, वो मैं आपकी बात यहाँ बैठे जनता के बीच में थे, वो बेचारे अब नानी आउट जाके भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में काम है। तो ये वो तो ऐसा है मलिक साहब सरकार चुराने में, मलिक साहब धैर्य रखिए, हमने बड़ी शांति से आपको सुना। सरकार जी सनी नहीं, आप तो नंबर 1 है देश के अंदर। तो मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ कि हम पर आरोप लगाने से पहले खुद भी अपने अंदर झांक लें कि आपका दल क्या करता है। अच्छा, कल मलिक साहब, कल भूपेंद्र हुड्डा ने, उदय भान ने बिश्नोई समाज के, आदमपुर के कुछ नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया है। खुद वो सेंधमारी के लिए मैदान में आ गए हैं। लगता है कि कुछ मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अगर पूरी राजनीतिक तौर पे अपने आप को सशक्त करता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर आप सोते रहेंगे और आप सोचेंगे कि सरकारें अपने आप चलती रहेंगी, तो अभी अभी जो विद्रोही साहब बोल रहे थे उनको याद कराइए कि अभी अभी आप बचे हैं राजस्थान में, नहीं तो राजस्थान का भी कल्याण हो जाता है। और वो जुपिटर की वेलोसिटी नापते रहते, वो सोचते रहते विनय धोखा पिंडी में। चलिए देखना होगा क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्या कुछ अलग होगा इस बार। अब तक जो परिपाटी चलती आई है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, या फिर भजनलाल परिवार की ही मजबूत सीट रहने वाली है? क्या गठबंधन अब तक चूंकि 2 बाई इलेक्शन हार चुका के 3 साल चूंकि सरकार को होने वाली है, ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं। हालांकि सीट तो देखिए भजनलाल परिवार के लिए मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के विकास कार्यों पर, 3 साल के कामकाज पर भी एक मोहर जनता की आप मान सकते हैं, आदमपुर की जनता की। तो बहुत शुक्रिया विद्रोही जी, आप हमारे साथ जुड़े। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी दी है।